चौधरी यासिर गुन जिंदाबाद। चौधरी यासिर गुन जिंदाबाद। सबसे पहले मैं इखराज तहसीन पेश करता हूँ हमारी अवधि जिसके सरबरा जनाब लाला अब्दुल लतीफ साहब जो है वो इंक्लूडिंग मेरे भाई अहमद शहजाद फारूक राना साहब लायके तहसीन है, जिन्होंने इंतहाई तनदही के साथ लाला के पीछे खड़े होकर हर लम्हे उनको सपोर्ट किया और जो अपनी एफर्ट कर सकते थे एक सिंसेरिटी के साथ। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी काम की बुनियाद रखना और उसके लिए सिंसेरिटी से एफर्ट करना, यही एक इंसानी काबिश और कोशिश है। इसके बाद अल्लाह ताला की जात है, वो बरकत डालती है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो उसमें बरकत हो जाती है और अल्लाह के फजल से काम जो है वो यही एजेंडा लेकर हम प्रायोरिटी पे सबसे पहले वकला कम्युनिटी की जो वेलफेयर है उसमें बिलीव करते हैं और इंशाअल्लाह ताला उसी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसमें अब हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जैसे बेनेवोलेंट फंड की एक स्कीम की तजवीज है, बाकी लेजिस्लेशन की बात है। मैं एक और अर्ज करूंगा कि यहाँ बड़ा अनफॉर्चुनेट फिनोमिना है। अपॉइंटमेंट के हवाले से जनाब अफरीदी साहब ने फरमाया कि प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी के हवाले से हमने देखा इस इलेक्शन में मैं एक और सिल्वर लाइनिंग देखता हूं। इस इलेक्शन ने वो लोग जो खाली नारे लगाते थे, डबल फेस थे, उनको बेनकाब और ये नेचर का प्रिंसिपल है कि नोबडी कैन गो अनरिवार्डेड एंड नोबडी कैन गो अनपनिश्ड। इसलिए कि नियतों का दारोमदार सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह की जात जानती है, कोई बंदा नहीं जानता। और अल्लाह ताला शुरू करता है उन फोर्सेस को जो अपनी नीयत को साफ करके आगे जाती है और बेनकाब करता है उन लोगों को कि ताकि कब्र से जाने से पहले लोग इनको देख लें ये लोग हैं। ये इलेक्शन की सिल्वर लाइनिंग है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि आपने देखा कि इस इलेक्शन में जितना हमने गंद देखा, हमने उसका कोई जवाब नहीं और बार ने उन गंदे लोगों को रिजेक्ट किया, उन गंद डालने वालों को। अगली बात हुई, लाला ने कहा सीनियरिटी का प्रिंसिपल। मैं ये कहता हूं कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल की बजाय ये 175A जो एक जुडिशियल डिक्टेटर ने अपनी मर्जी से बनवाया था, जिसने अदलिया के अदारे को बर्बाद करके रख दिया। मैं उनका नाम जरूर लूंगा, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का, जिन्होंने इस अदलिया के अदारे को बर्बाद करके रख दिया। और आर्टिकल 175A ये पूरी तरह फेल हो चुका है, चूंकि इस आर्टिकल की मौजूदगी में हमारे मोहतरम जज साहिबान का एक कंसोर्शियम बन जाता है जो अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के जज बनाते हैं। इसलिए मेरा ये मुतालबा है इस प्लेटफॉर्म से कि आर्टिकल 175A को फिलफौर अबालिश किया जाए और इसकी जगह बार की मुशावरत से नई प्रोविजन जो है वो अनेक्ट की जाए, ताकि ये जो डेली हमारी अदलिया का और बार का, चूंकि बार बिलीव करती है हमेशा कि आईन की बालादस्ती और कानून की अमलदारी में, और हमारा बाहमी एहतराम ही इस अदारे की बका है। मैं समझता हूं कि अगर हम एक अदलिया के अदारे का एहतराम नहीं करेंगे तो हमारा एहतराम भी नहीं। इसी तरह अगर अदलिया हमारे
बार का एहतराम नहीं करेगी तो अदलिया का एहतराम भी नहीं। इसलिए हमें उस म्यूचुअल रिलेशनशिप को एक बैलेंस तरीके से आगे चलाना होगा और वो सारे इरिटेंट्स जो हमारे दरमियान एक कन्फ्रंटेशन का रूप धार लेते हैं, उन इरिटेंट्स को एलिमिनेट करना होगा, अबालिश करना होगा, ताकि हम एक स्मूथ अदारे के तौर पर चल सकें। इसी तरह आर्टिकल 184(3 हमारा फ्रॉम द डे 1 पाकिस्तान बार काउंसिल के प्लेटफॉर्म से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से, हर जगह से ये हमारा मुतालबा रहा है कि ये जो सुओ मोटो की अनस्ट्रक्चर्ड और अनब्राइडल्ड पावर है, इसको खत्म होना चाहिए और अगर नहीं है तो इसके लिए रूल फ्रेम होने चाहिए। अगर ये रूल फ्रेम नहीं है तो इससे पहले रूल फ्रेमिंग के साथ आपको राइट ऑफ अपील होना चाहिए। अली साहब आइएगा, अली जफर साहब को जगह दीजिएगा। रूल फ्रेमिंग के साथ अगर सुओ मोटो होता है तो उस हवाले से मैं समझता हूं कि राइट ऑफ अपील होना चाहिए और उस राइट ऑफ अपील में उन जज साहिबान में से कोई नहीं होना चाहिए जो सुओ मोटो बेंच में देखते हैं। और जैसे पार्लियामेंट की कमेटी, लॉ एंड जस्टिस कमेटी ने, जिसमें मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारे 2 पार्लियामेंटेरियन यहां बैठे हुए हैं जनाब, और तीसरे कामरान मुर्तजा साहब भी हैं जो हमारे बार के नुमाइंदे भी हैं, फार्मर प्रेसिडेंट्स हैं 2, उनमें से एक वाइस चेयरमैन है साबिक आजम तारड़ साहब, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के, अभी मेंबर हैं। अली जफर साहब फार्मर प्रेसिडेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। कामरान मुर्तजा साहब साबिक प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने एक यूनानिमस तजवीज दी है कि उसमें राइट ऑफ अपील होना चाहिए और 1 महीने तक वो जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए जब तक कि वो अपील जो है वो डिसाइड नहीं हो जाती। तो मैं समझता हूं कि ये आर्टिकल 184 का। इसी तरह मैं अली साहब से भी गुजारिश करूंगा, इनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, जो इंडिपेंडेंट ग्रुप के स्टालवार्ट भी है, और मैं ये समझता हूं कि अली जफर कभी उस चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसको लोग काला कानून कहते हैं। आपने साउथ अफ्रीका में देखा होगा अपार्थाइड, जहां लॉ हर लम्हे डिस्क्रिमिनेटरी बनाया जाते थे, लेकिन उस वक्त भी लेजिस्लेशन से पहले एक कॉम्प्रीहेंसिव किस्म की मुशावरत होती थी कि हम ये सारी डिस्क्रिमिनेशन करने के बावजूद भी अपनी सोसाइटी को क्या जवाब देंगे। तो अपार्थाइड में ये नहीं होता था कि आपने देखा कि 1 महीना पहले, 26 दिन पहले एक आर्डिनेंस आया, नैब आर्डिनेंस में तरमीम कर दी गई, उसके 26 दिन बाद दूसरा नैब आर्डिनेंस आया जिसको और तरीके से, मैं ये समझता हूं कि ये पर्सन स्पेसिफिक लॉज जो हैं, जो अपने मुखालफिन की विक्टिमाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं, ये यहां हर इंसान पेरिशेबल है, कोई दायमी नहीं है। इसलिए ऐसे लॉज जो है वो मैं समझता हूं हमारी सोसाइटी के लिए, मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए, हमारे जो जमहूरी इक़दार हैं, इन सारी की नफी करते हैं। तो ऐसे कानून में अपनी कैबिनेट की मशावरत से हम ये जो एवरीडे ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, हम इनको चैलेंज भी करेंगे, इनको चैलेंज करेंगे। ये जो एक विक्टिमाइजेशन का अमल है, ये खत्म होना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि ये बार एसोसिएशन का तुर्रा इम्तियाज रहा है कि हमेशा डेमोक्रेटिक फोर्सेस को हमने सपोर्ट किया है, और कोई नॉन स्टेट एक्टर जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे अपना
नाखन डाल के उनको फेल करने की बात करेगा, हम ये कम्युनिटी, लॉयर्स कम्युनिटी उसके सामने खड़ा होगी, पूरी तरह खड़ा होगी। तो मैं ये सारी बातें आपकी मुशावरत से, ये आपको साथ लेके हम चलेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको अर्ज करूं कि इसके लिए बाकायदा जिद्दोजहद की जरूरत है, चूंकि यहां लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के वक्त इश्यूज क्रिएट करते हैं। आपने देखा, मैं लाला से माफी के साथ, इस मुल्क में 2007 से पहले की जो जुडिशरी थी वो और जुडिशरी थी, इसलिए कि उस वक्त डिक्टेटर्स आते थे, अपॉइंटमेंट्स होती थी, एक और इन्फ्लुएंस होता था। लेकिन 2007 की मूवमेंट के बाद हम नहीं, पूरा मुल्क, पूरी कौम ये तवक्को करती थी कि ये एक नई जुडिशरी है, मेरिट आएगा। लेकिन 2007 की मूवमेंट के नतीजे में जो जुडिशरी आई वो करप्शन का बैरल काहिल थी, जिसकी कोई हदूद नहीं है, जिससे जुडिशल अदालत तबाह हो। इसलिए आपने देखा उसमें लॉयर्स कम्युनिटी का कसूर नहीं, लॉयर्स कम्युनिटी पूरी सिंसेरिटी के साथ चल रही थी, सिंसेरिटी के साथ चल रही थी। लेकिन जिस बंदे को 20 जुलाई 2007 में हमने बहाल कराया, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, और जब उसने वर्क करना शुरू किया तो उसी वक्त ही मुझे पता चल गया, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट था उस वक्त, कि ये बंदा क्या कर रहा है। ये चंद लोगों के तिजोरियां भरने का काम कर रहा है बजाय जुडिशरी को चलाने के लिए। और उनको वो क्या कहते हैं ना, रैग्स टू रिचेस, चीथड़ों से उनको बिलियनर कर दिया। ये मैं इसलिए ये आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको हकायक का पता होना चाहिए कि क्या हुआ। और 2007 के बाद जब जुडिशरी के बाद ये बहाल हुए, बहाली के बाद दूसरी दफा आए, तो उसके बाद आपने देखा कि सबसे पहले इन्होंने मेरिट पामाल किया। सबसे पहली सीनियरिटी की वायलेशन कराची में की। मशीर आलम सीनियर तरीन जज थे, उनको वहां की सियासी अशराफिया के साथ मिली भगत करके वहां रखा गया कि हमें ये सूट करते हैं। और नीचे से जस्टिस गुलजार साहब और जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट लेके आए। वो तो बशीर आलम साहब को पता नहीं था ना कि कल को मैंने इसी तरह ही रिटायर हो जाना है, तो ये दोनों चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान में। वो पंजाबी में कहते हैं 11वीं का पता 12वीं नूं लगता है, जदों खीर ते खा लेती है अगले दिन दुध नहीं लगता, लस्सी नहीं लगती। 11वीं का पता 12वीं नूं लगता है, जदों लस्सी नहीं रखो 12वीं नूं लगती। तो मैं इसी तरह इन्होंने क्या किया, लाहौर में ख्वाजा शरीफ साहब को ऊपर लाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त की पॉलिटिकल इशराफिया जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ गठजोड़ में थी, उन्होंने कहा नहीं, मियां साकिब निसार साहब को ऊपर लेके आए और जनाब असफ सईद खोसा साहब को ऊपर लेके आए। इसी तरह सब आज तक जो वो कहते हैं कि अल जहाद ट्रस्ट जो है वो दैट डील्स ओनली विद द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस। लेकिन आपने देखा कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और वो बेंच वाहिद बेंच था कि उन्होंने वायलेशन की। तारिक परवेज साहब को जब ऊपर लेके आए तो शाहजहां साहब सबसे सीनियर जज थे, ये मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं। शाहजहां को वहां का चीफ जस्टिस नहीं लगाया, उनको सुपरसीड करके एजाज अफजल साहब को लगा दिया। दूसरी दफा एजाज अफजल साहब को लेके आए तो फिर उनको सुपरसीड किया और वहां पे लगा दिया दोस्त मोहम्मद खान साहब को। और ही इज दी ओनली जज इन दी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि जिसने अपनी सीनियरिटी को दूसरी दफा ब्रीच होने पर रिजाइन कर दिया। मैं ये बताना चाह रहा हूं दादा, आपने चौथी वायलेशन देखी इस्लामाबाद हाई कोर्ट।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर जज थे रियाज खान साहब, उनको चीफ जस्टिस होना चाहिए था, लेकिन उनकी जगह जनाब अनवर कासी साहब को चीफ जस्टिस लगा दिया सुपरसीड करके, इसलिए कि वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ब्लू आइट थे। और जब उन पे रेफरेंस आया तो उन्होंने कहा मैंने रिजाइन नहीं देना, मैं आप सारों के कच्चे चिट्ठे बेनकाब करूंगा, मेरे साथ मिलकर आप क्या करते रहे। भाई जब आप इस तरह की करप्ट जुडिशरी और मेरिटलेस अपॉइंटमेंट्स करते हो तो फिर आप क्या इस अदारे को कंट्रीब्यूट करोगे। इसलिए लाला जो फोर्सेस, और यही लोग थे जो आज सीनियरिटी का प्रिंसिपल लेके आगे बात करते हैं, जिन्होंने बड़ा मेरिट की बात की, ये वो लोग थे जिन्होंने सारी वायलेशंस की। और जब हमारा ये इलेक्शन आया तो उस पर जी सीनियरिटी का प्रिंसिपल, हमारे मुखालिफ ग्रुप के, प्रोफेशनल ग्रुप के पैटर्न इन चीफ, उनके कैंडिडेट, ये सारे वो लोग थे जो सारी इन वायलेशंस के कोलैबोरेटर्स थे, just to mint the money in connivance and in collaboration of that judicial dictators। मैं इसलिए समझता हूं कि आप सिर्फ समझते हैं कि खाकी वर्दी में जुडिशियल डिक्टेटर होते हैं, यहां कई वर्दियों में डिक्टेटर हैं। मैं तो आप में से हूं, 24 आवर आपको अवेलेबल हूं, आप में से हूं, आप में रहूंगा। और इसलिए नहीं, और बार ने पैराशूटर्स को रिजेक्ट कर दिया, पैराशूटर्स को रिजेक्ट कर दिया, तो हर लम्हे एक नए भेस में आते थे। और खुदा के फजलो करम से आइंदा भी ऐसा ही होगा, आइंदा भी ऐसा ही होगा। ये मैं आपसे दिल की बातें शेयर कर रहा हूं कि आपने एक हमेशा जो हमारी एक कम्युनिटी है वो बड़ी एमेंसिपेटेड कम्युनिटी है, और हम देखते हैं कि हम तमाम मुफादात से बालातर होकर अपने जो वेलफेयर का एजेंडा है, जो आईन और कानून का एजेंडा है, उसको आगे लेके चलते हैं। तो मैं इन्हीं सारी गुजारिशात के साथ मैं आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि हम इंशाल्लाह मुशावरत से इकट्ठा चलेंगे। आप मेरे हाथ मजबूत रखिएगा, मैं आपसे मैं पीर साहब, ये हाउसिंग के हवाले से मैं हमेशा कहता होता हूं कि सैयद कल्बे हसन हमारे लिए नहीं काम करते, वो अपने इक़्तिदार को तोड़ देने के लिए काम करते हैं। ही इज द इनफैक्ट प्रेसिडेंट। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा इस सारे हाउस की मंजूरी से, अपनी कैबिनेट की मंजूरी से, कि आप इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को इसी तरह आगे लेके चलें और एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी कम्युनिटी के तमाम दोस्त, जो इतना एक लॉन्ग अवेटेड हमारा मंसूबा है, उसको आगे लेके चले। और अली जफर साहब ने वो मंसूबा उसकी स्टार्ट किया था, लाला अफरीदी ने उसको इस तरह, और दरमियान में शाहजी हर दौर में एफर्ट्स करते रहे हैं। तो मैं अपने तमाम जो रुफ़काए कार हैं मेरे पाकिस्तान बार काउंसिल में, तमाम दोस्त बैठे हुए हैं, इन तारड़ साहब हैं बैठे हुए, या बार फहीम वली साहब बैठे हुए, नसरुल्लाह साहब बैठे हुए हैं, बाकी सारे दोस्त बैठे हुए, उनको भी मुबारकबाद देता हूं। और मैं तमाम जिन्होंने इख्तलाफ राय किया, मैं उनका भी मशकूर हूं, चूंकि जमहूरियत का हुस्न है इख्तलाफ राय करना। लेकिन मैं उन नाअक्लमंदेशों को भी सलाम पेश करता हूं जिन्होंने मेरी नाअक्लमंदेशी का, मैं इसलिए कि उन्होंने इतनी घटिया और घिनौनी कैंपेन करके मेरे इलेक्शन को 4 चांद लगाया। लेकिन आखिर में मैं ये वादा करता हूं कि आइंदा ऐसे किसी बंदे को ऐसे गंदे अमल का इजाजत नहीं होगी। मैं इंशाल्लाह प्रेसिडेंट, बहुत मेहरबानी, इन्हीं गुजारिशात के साथ
मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपका आमीन नासिर करे। आज मैं एक खास तौर पे बात करूंगा। चाय के साथ केक लेके आए हैं बम्बे बेकर से हैदराबाद के हमारे जान अली जुनेजो और लुत्फुल्लाह राय।